आज हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। सेकेंड ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि बाबर कौन था। 1483 में फरगना में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फरगना का शासक था। बाबर पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से चंगेज़ खान का वंशज था। हम सब जानते हैं कि तैमूर और चंगेज़ खान बहुत ही शक्तिशाली मंगोल शासक थे, जिन्होंने दुनिया का बहुत बड़ा भाग जीता था। 11 वर्ष की उम्र में ही जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो बाबर फरगना का शासक बन जाता है। मगर एक छोटे से बालक के ऊपर बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है और कुछ ही समय में फरगना उसके हाथ से चला जाता है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी वह उत्साहहीन और निराश नहीं होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी सी उम्र से ही उसने कठिनाइयों का सामना करने की आदत डाल ली थी। कुछ समय बाद 1504 में वो काबुल का शासक बना और 1507 में उसने मिर्ज़ा की उपाधि त्याग कर पातशाह की उपाधि धारण कर ली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप नोट करें। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो उसमें ये पॉइंट आता है कि उन्होंने पातशाह की उपाधि कब ग्रहण की थी, तो ये है वर्ष 1507। अब हम आते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति पर जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में समय समय पर बहुत छोटे छोटे राज्य हुए हैं और इन्हीं राजनीतिक उथल पुथल के दौर में बाहर से आक्रमण हुआ है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें प्रमुख दिल्ली, गुजरात, मालवा, खानदेश, बंगाल, मेवाड़, सिंध और दक्षिण में विजयनगर और बहामनी राज्य थे। इनमें दिल्ली, गुजरात, मालवा और बंगाल में अफ़गान शासक थे। दिल्ली में भी इब्राहिम लोदी अफ़गान ही शासक था और मेवाड़ में राजपूत शासक राणा सांगा राज्य कर रहा था, जो कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। बहामनी राज्य जो था, जो दक्षिण भारत में था, 5 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, जिनके नाम थे बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। और ये जो 5 राज्य थे वो एक दूसरे से और विजयनगर के साथ युद्ध करते रहते थे, यानी कि इनमें पूरे भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। बाबर ने 5 आक्रमण भारत पर किया और सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो था उसका 5वां आक्रमण, जो उसने 1526 में किया। और यह आक्रमण मशहूर हुआ प्रथम पानीपत के युद्ध के नाम से। बाबर ने लिखा है इस युद्ध के बारे में, एक भाले की लंबाई के बराबर जब सूर्य ऊंचा उठ गया तो युद्ध शुरू हुआ और दोपहर तक चलता रहा। तब शत्रु बिल्कुल हार गया और भगदड़ मच गई। मेरे लोग विजयी हुए और उल्लास में भर गए। भगवान की दया और कृपा से यह कठिन कार्य मेरे लिए आसान हो गया और वह शक्तिशाली सेना आधे दिन के अंदर मिट्टी में मिल गई। यानी कि दिल्ली सुल्तान
इब्राहिम लोदी को आधे दिन में ही बाबर की सेना ने पराजित कर दिया। एक आक्रमणकारी जो मध्य एशिया से आया, 5वीं बार आक्रमण किया और दिल्ली के शक्तिशाली शासक इब्राहिम लोदी, जो कि एक अफगान था, उसे पराजित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि बाबर की विजय के पीछे क्या प्रमुख कारण थे। तो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी रक्षात्मक व्यूह रचना। हम सबको पता है कि युद्ध 2 प्रकार से लड़े जाते हैं, रक्षात्मक और आक्रामक। आक्रामक जाओ और लड़ लो, रक्षात्मक रुको, पहले वार करने दो और फिर आक्रमण करो। तो यहाँ पर बाबर ने एक रक्षात्मक व्यूह रचना अपनाई। जो उसकी सेना थी उसके पीछे था पानीपत का नगर, जो उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा था। दूसरी तरफ सेना की उसने खाइयाँ बनाई और वृक्षों की सहायता से उसे सुरक्षित किया। सेना के आगे उसने चमड़े से बंधे 700 गाड़ियों की पंक्तियों बनाई और गाड़ियों के पीछे उसने छाती तक ऊंचे लकड़े की तिपहियां गाड़ियां खड़ी कर दी, जिनके पीछे बंदूकची और तोपची सुरक्षित थे और जब उनका उपयोग करना होता तो वो उनका प्रयोग किया जा सकता था अवसर आने पर। इसके पीछे थे घुड़सवार जो समय पर आक्रमण कर सकते थे और इस पूरी रक्षात्मक प्रणाली के पीछे थी उसकी तोपखाना, जो सरप्राइज आइटम था। इससे पहले तोपों का उपयोग भारत में कभी नहीं हुआ था। रक्षात्मक श्रेणी के पीछे सेना का केंद्र भाग था, जिसमें बाबर का नेतृत्व था। उसके दाहिनी और बाहिनी भाग में सेना थी और पूरी सेना के पीछे था तुलुगुमा दल, जो कि पीछे से आगे आकर आक्रमण करने में माहिर था और सबसे पीछे थी उसकी रक्षित सेना, यानी कि बाबर की उत्कृष्ट युद्ध व्यवस्था और सैन्य संचालन शक्ति ने शत्रु पर विजय प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त किया। हम सब जानते हैं कि पानीपत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध ने लोदी वंश का अंत किया और इस युद्ध के दौरान ही इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई थी, वो मर गया था और बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार प्राप्त कर लिया। आधे दिन के युद्ध ने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। इतिहासकार रशबुक विलियम ने कहा है, बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए और उसे अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं रही। अब राज्य विस्तार के युद्ध योजना में उसने अपनी शक्ति लगानी शुरू कर दी, यानी कि अब उसने अपने आप को भारत में सुदृढ़ करने का कार्य प्रारंभ किया। पानीपत के युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि बाबर की सफलता के क्या प्रमुख कारण थे, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वो थी उसकी सुरक्षात्मक युद्ध पद्धति। दूसरा जो पॉइंट है वो है तोप खाना का प्रयोग। चीन से बारूद का उपयोग मंगोलों ने सीखा और मंगोलों ने फिर इसका उपयोग भारत में पहली बार इस युद्ध में किया। भारत के जो विशाल हाथी थे, जो बहुत संख्या में लोदी की सेना में थे, वो तोपखाने से डर गए और उन्होंने अपनी ही सेना को
कुचल दिया। उसके अलावा तोपों ने अफगान सैनिकों में तो तबाही मचाई ही। तीसरी थी कारण तुलगुमा का प्रयोग। तुलगुमा मध्य एशिया में उज़्बेकों से बाबर ने सीखा। बाबर ने कई युद्ध मध्य एशिया में किए थे, वो युद्ध कौशल था और इसीलिए उसने तुलगुमा का प्रयोग भारत में किया, जो कि पीछे से आकर आक्रमण करता है जब शत्रु थक जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी पद्धति थी और इसका प्रयोग करने से बाबर सफल हुआ। चौथा पॉइंट है कुशल सेनापति। कई युद्धों का अनुभव बाबर के पास था। उम्र ज़्यादा नहीं थी मगर अनुभव बहुत था और इसलिए उसने सेना को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। उसके पास जो सेना थी वो एक अनुशासित व सुव्यवस्थित सेना थी। इस सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को आधे ही दिन में पराजित कर दिया। तो इस तरह से हमने बाबर को पानीपत के युद्ध के माध्यम से समझने की कोशिश की। ये है बाबर, देखिए ये है बाबर और ये जो चित्र बना है ये बाबरनामा का चित्र है। इस युद्ध के बारे में और बाबर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की पुस्तक बाबरनामा और इसमें बड़े ही सरल और सत्य रूप